हमारे गांव में जब भी कोई लड़की मेहंदी लगाकर घर से बाहर निकलती थी तो वह गायब हो जाती थी और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती थी। आखिर मेहंदी लगाने से ऐसा क्या होता था कि उसकी मौत मिलती थी? इसी बात पर पता लगाने के लिए एक दिन मैं मेहंदी लगाकर घर से बाहर गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा नाम सीमा है। मैं एक गरीब खानदान से पैदा हुई लड़की थी। मेरे पिताजी के पास ना ज़्यादा धन ना ज़्यादा दौलत थी और ना ही कोई बड़ा बिजनेस था, लेकिन हाँ, वह छोटी मोटी नौकरी करके हमारे घर का गुजारा कर लेते थे। लेकिन मुझे मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले थे वो सबसे महंगे थे, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दरअसल मेरे होने के बाद मेरे माता पिता ने दूसरी संतान की ही नहीं की, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही एक लड़की ही चाहिए थी और वह हो गई। उसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। अक्सर अपने माता पिता के मुंह से मैंने सुना था कि उन्हें एक लड़की का हद से ज़्यादा शौक था। वह यही मानते थे कि जिस घर में लड़कियां होती है उस घर में अन्न धन में भंडार भरे रहते हैं और उस घर के ऊपर कभी दुख नहीं आ सकता। शायद उनकी बात सच थी, क्योंकि हम लोग अपने आशियाने में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वह मेहनत करके ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके हम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। अच्छा खाना पीना और हंस बोल कर ही सोना हमारी जैसे आदत थी। लेकिन जब मेरी उम्र 20 साल हो गई तो सभी रिश्तेदारों ने मेरी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब भी कोई घर पर आता जाता रहता था, जब भी किसी का फ़ोन आता तो बस मेरी शादी का ही जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी शादी नहीं करनी क्या? लेकिन मैं हमेशा से शादी के खिलाफ थी और मेरा तो यही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो बस पूरी उम्र माँ पिता की सेवा करते ही करूँगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी शादी हो जाती है तो भी मेरा और शौहर होगा, उसे मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा तो यही मानना था, लेकिन मेरे माता पिता इस चीज़ के खिलाफ थे। वह कहते थे कि बेटा, लड़की को तो ससुराल जाना ही है, यह तो दुनिया का दस्तूर है। और रही बात घर जमाई की, तो अगर तुम्हारा शौहर भी अपने माता पिता की एक ही हुआ तो क्या होगा? क्योंकि वह तो अपने माँ बापा का इकलौता होगा, और अगर उसे हम घर जमाई रखेंगे तो उसके माता पिता का क्या होगा और वह कहाँ जाएंगे? खैर, मेरी भी जिद को मम्मी पापा ने नहीं चलने दिया और बस मुझे शादी के लिए राजी कर लिया। अब मेरे लिए लड़कों की तलाश जारी कर दी। मेरे रिश्ते ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल बचपन से ही मैंने अपने पूरे शरीर को देखभाल बड़ी ही ध्यान से की थी और अपने घने लंबे बालों का मैं इसका ध्यान रखती थी। ये मानो उन्हें तो बस मेरी जान ही बचती है, और मेरे गोरे रंग की वजह से सब लोग मुझ पर फिदा हो रहते थे। और शायद मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन उनमें से पिताजी को सिर्फ एक रिश्ता पसंद आया। वह मुझे पता चला कि वह अमीर घर है, और मुझे थोड़ी भी खुशी भी है और वह दुख भी हुआ कि मैं उन लोगों के बीच कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने गरीब से आशियाने में ही पली बड़ी हूँ और इनके ही तौर तरीक़ों से ही रही हूँ। लेकिन मैंने सुना था कि अमीर लोगों के तो अलग अलग ढंग होते हैं, उनका तो खाना खाने का भी तरीका अलग होता है। पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसे उनके ढंग को अपना बनाऊंगी। बस इसी डर से मैं घबरा सी गई। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल तुम्हारे ससुराल वालों को यहाँ नौकर चाकर हैं, सारा काम वही लोग करते हैं। खैर, मेरे मन को यह जानकर थोड़ी संतुष्टि हुई और फिर मन में ख्याल आया कि शुरू में थोड़ी मैं ध्यान से कर लूँगी, उसके बाद तो मैं उनके रहन सहन में घुल मिल जाऊँगी। और गजब तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि सामने लड़का भी इकलौता ही है। जैसे मेरे पिताजी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और मेरी शादी की तारीख भी निकल गई। घर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। हमारे सारे रिश्तेदार घर आ गए। सब लोग बड़ी ही बड़ाई कर रहे थे कि सीमा का रिश्ता तो बड़े खानदान में हुआ है, उन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस है और इकलौता लड़का है, सब कुछ सीमा का ही होने वाला है। लेकिन मुझे उन लोगों के धन दौलत का कोई लालच नहीं था। मैं तो भगवान से बस यही फरियाद करती थी कि बस मैं अपने ससुराल में खुशी से बसूं। इस कदर मैं अपने माता पिता के साथ पूरी 20 साल तक की उम्र हंसी खुशी बिताती हुई हूँ। अब पर मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और मैंने हमेशा उन लोगों का सर गर्व से ऊंचा रखा। बस उसी तरह मैं उन लोगों का भी रखूँ। खैर, यही सब सोचते सोचते शादी की सारी रस्में और रवाजों को साथ मेरी शादी भी दिन आ गया। मेरी होने वाले शौहर का नाम विजय था। विजय काफ़ी संस्कारी लग रहा था।
मैंने उसे शादी से पहले एक बार भी नहीं देखा था। दरअसल हमारे पूरे खानदान में यही रिवाज थी कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। दरअसल वह लोग शहर से थे और पढ़े लिखे भी थे, इसीलिए लोगों के मन में तो था कि शादी से पहले लड़का मुझे देखे। लेकिन शायद हमारे समाज में यह परंपरा होने की वजह से उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। जब मैंने शादी के दिन पहली बार विजय को देखा तो मेरे बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि विजय देखने में बहुत ही सुंदर था। शादी होने के बाद कुछ दिन तक हम लोगों को अकेला छोड़ दिया गया। हम लोगों ने आपस में बातें भी की। विजय के साथ बातें करने के बाद मेरे मन में जो भी वहम था वह सारा दूर हो गया, क्योंकि विजय की बातों में जरा भी नहीं लग रहा था कि वह एक अमीर घराने से है। और ज़्यादातर मैंने यह सुना था कि अमीर घराने के लोग बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन विजय में तो यह सब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल शांत स्वभाव से और संस्कारों भरी बातें कर रहा था। उसने मुझे शादी के बाद जब अकेले हम बैठे थे तो वादा किया कि हम उम्र भर मेरे साथ नहीं निभाओगे और हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे। जिस प्रकार अपने माता पिता का वो इकलौता बेटा था, इसी प्रकार अपने सास ससुर का इकलौता जमाई भी था। अपने माता पिता के साथ साथ अपने सास ससुर का भी वह उन्हीं के जितना सम्मान करेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे मन को इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई और खुशी हो रही थी कि फूलों नहीं समा रही थी। शायद मुझे खुशी इतनी बढ़ गई थी कि वह विदाई के समय भी मुझे ना आंसू आए। लेकिन वह तो दस्तूर है कि जब लड़की अपने घर से विदा होती है तो भला बिना रोए कैसे रह सकती है। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन लड़की की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं सकता। खैर, विदाई की घड़ी आते ही मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपने अंदर का सारा दुख बाहर निकाल दिया जो इतने दिनों से भरा पड़ा था। मैं झट से माँ पिताजी के गले लग गई और मैं रोने लग गई। मेरी इस कदर हालात देखकर वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। शायद उनके अंदर भी दुख भरा पड़ा हुआ था और उनकी इकलौती बेटी जो इतने सालों से उनके साथ थी, वह आज किसी और की होकर किसी और के साथ जा रही थी। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी, तो घबरा मत, तेरे ससुर वाले तुझे हम दोनों से भी ज़्यादा खुश रखेंगे। तो कभी हमारी कमी महसूस नहीं होने देंगे और तू पाएगी भी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल में किस चीज़ की कमी है, बस जब सब तुम्हारा मन करे तब हम लोग से मिलने आ जाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही रहूँगी। तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जब कभी तुम्हारा इन लोगों से मिलने का मन करे तो तुम सदा मुझे आकर बता देना, मैं तुझे इन लोगों से मिलवा कर लेकर आ जाऊंगी। फिर मुझे सबकी बातों में इतना ढांढस बंधा दिया था कि अब मेरी आंखों से आंसू नहीं आए और मैं हंसी खुशी अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ी। ससुराल में जाने के बाद जब मैंने अपनी हवेली को देखा तो उनकी चक्का चौथ ने एक बार के लिए तो मुझे हैरान ही कर दिया। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। मैं अपने मन में ही सवाल करे जा रही थी कि भला इतनी बड़ी हवेली बनाने का क्या मतलब था जब 3 ही सदस्यों को रहना हो। तो खैर, फिर मेरे मन में आया कि बड़े लोग हैं, भला अपनी अपनी पसंद होती है, मेरा क्या। तभी मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी हवेली का काम कौन करता होगा। तभी मेरे मन में माँ और पापा की बात आ गई। उन्होंने जो कहा था कि घर में नौकर चाकर हैं। खैर, मैं अपने सवालों को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में ना रख सकी और सारी रस्म रिवाजें के साथ मुझे विजय के कमरे में भेज दिया गया। इतना सुंदर सजा हुआ था कि एक पल के लिए मैं तो इस कमरे में सजावट को देखकर ही खुद ही खूबसूरती ही भूल जाऊं। यह दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत था, क्योंकि इस दिन मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। इन लोगों के साथ, जिन लोगों को मैं आपसे पहले कभी देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने इस दिन का कोई आपसे वादा किया था कि जिस प्रकार मैंने माँ पिताजी का गर्व से सिर ऊंचा किया रखा, उनकी किसी बात पर निराशा नहीं होने दी, इसी प्रकार से हमेशा अपने ससुराल में एक सच्ची और नेक बहू बनाकर रखूंगी। हमेशा इन लोगों का ख्याल रखूंगी। खैर, यही सब सोचकर मैं बैठी ही थी, तभी विजय आ गए और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की। रात को देरी से सोने की वजह से दूसरे दिन मेरी जल्दी आँख नहीं खुली। वैसे तो मुझे सुखद जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन शायद आज शादी की थकान ने मुझे जल्दी उठने ही नहीं दिया। तभी विजय की फ़ोन पर बात सुनकर मेरी आंखें खुली। एकदम से आंख खुलते मैं अपने बेड से उठ खड़ी हुई। तभी विजय ने फ़ोन रखते हुए कहा कि अरे, इतनी क्यों घबरा रही हो, आराम से उठ जाना।
तभी तक तो माँ पिताजी भी नहीं उठे हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गई। अरे इतना लेट हो गया, अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं उठे? तभी विजय ने कहा कि हम लोग ज़रा देरी से ही उठते हैं और वैसे माँ पिताजी रात को देरी से ही सोते हैं क्योंकि बुजुर्ग जो हो गए हैं उन्हें जल्दी नींद नहीं आती और देरी से सोने की वजह से वह देरी से ही उठते हैं। खैर और मुझे तो ऑफिस जाना था इसलिए मैं जल्दी उठ गया और तैयार भी होने लग गया। और तुम खैर तुम अब उठ गई हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे चली जाना। तभी मैंने विजय से कहा कि आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो मुझे रसोई घर कौन दिखाएगा, क्योंकि माँ पिताजी तो अभी उठे नहीं हैं। तभी विजय ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि तुम्हें रसोई घर में क्या काम है? तभी मैंने कहा कि अरे आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो कुछ मीठा तो बनाना पड़ेगा। तभी विजय हंसते हुए कहने लगे कि हाँ यह भी है, चलो खैर अगर तुम कहती भी हो तो थोड़ा देरी से चला जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम दोनों नीचे चले गए। नीचे गए तो मैंने देखा कि मेरे सास ससुर भी उठ गए थे। हम दोनों ने उनके पाँव छुए और मैंने रसोई घर में जाकर कुछ मीठा बना लिया। वहाँ पर एक नौकर था जो काम कर रहा था। उनने मेरे साथ नमस्ते की और अपने काम में लग गया। वह नौकर ज़्यादा उम्र का नहीं था, शायद विजय से थोड़ा ही बड़ा हो। खैर सब लोग मुझे रामू कहकर ही पुकारते थे। रामू काम में इतनी तेजी और सफाई भरा था, इस बात का मुझे यह यकीन हुआ जब मुझे पता चला कि रसोई घर में सिर्फ एक ही नौकर है और वह है रामू। रामू इतनी बड़ी हवेली में झाड़ू पोछा करने के बाद पूरे घर का खाना और कपड़े का भी काम कर लेता था, वह भी इतनी जल्दी। मुझे रामू की फुर्ती देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ कितनी नेक दिल और सफुर्ती वाला है, क्योंकि आजकल तो नौकरों के नखरे जो होते हैं हर समय बस काम न करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन रामू ऐसा नहीं था। खैर हम लोगों ने बैठकर नाश्ता किया और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और फ़ोन पर माँ पापा से बात करने लगी। वैसे मेरे ससुराल के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मैं एकदम से शहर भी नहीं बोल सकती थी और गांव भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि हमारी हवेली यहाँ बनी थी। यहाँ पर आसपास के लोग गांव के ही थे और शहर थोड़ी दूरी पर पड़ जाता था, लेकिन मेरे ससुराल लोगों को जो तौर तरीका था वह बिल्कुल शहरी के जैसा ही था। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं बैठी ही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों की मेहंदी उतर गई है, क्योंकि शादी को काफ़ी दिन हो गए थे। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेहंदी फिर से लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही ज़्यादा मेहंदी लगाने का शौक़ था और मैं मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट भी थी, क्योंकि खुद की मेहंदी मैंने शादी में भी खुद ही लगाई थी। इसलिए मैंने मेहंदी ली और अपने हाथों पर लगा ली। तभी माँ का फ़ोन आता है। वह कहती है कि आज तेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। मुझे पिताजी की थोड़ी फिक्र होने लगी। तभी मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं माँ पिताजी से मिलकर आ जाऊँ। तभी मैं मेहंदी लगी हाथों से ही नीचे गई अपने सास से बोली कि पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो क्या मैं उनसे मिल आऊँ? तभी मेरी सास ने कहा कि यह भी पूछने वाली बात है, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम एक रात रुक भी जाना। तभी मेरी सास ने मेरे हाथों पर लगी मेहंदी की तरफ नज़र करते हुए कहा कि इसे ज़रा धो लो, इसे लगाकर बाहर मत जाना। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ जी, मैंने अभी भी लगाई है, अभी तक तो यह पूरी तरह से रंग भी नहीं लाई होगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ जाकर ही धो लूँगी, पड़ी रहने दो, क्योंकि मुझे तो मोटर गाड़ी में ही बैठकर जाना है। तभी मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, तुम मेहंदी लगाकर घर से एकदम भी बाहर मत रखना, मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मेरी सास ऐसी बातें क्यों कर रही है। भला मेहंदी लगाकर बाहर जाने में क्या रिस्क, और मेहंदी तो हमारे शरीर पर एक श्रृंगार होता है। तभी मेरी सास ने कहा कि मेहंदी धो लो। अब मुझे उनके बाद ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती थी कि मैं उनसे किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने झट से अपने हाथों को धो लिया। अब ये भी लगाने की वजह से मेहंदी में जरा भी निखार नहीं आया था, लेकिन खैर मैंने सोचा कि फिर से लगा लूँगी। फिर मैं अपनी माँ पापा के मिलने के लिए चली जाऊँगी और कुछ घंटे उनके साथ बातें करने के बाद वापस आ गई। शाम को विजय के आने के बाद मैंने यह सारी बात बताई, जो विजय ने कहा कि माँ ठीक कह रही है, तो मेहंदी लगाकर कभी भी घर से बाहर भूल कर भी मत जाना। मैंने विजय से कहा कि ऐसी क्या बात है, क्या मुझे कोई बताएगा? माँ भी इस बात को लेकर काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। तभी विजय ने कहा कि यह बहुत बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी तो सो जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। और रही बात तुम्हारी मेहंदी की,
तो मेहंदी लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए तो मनाही है, मना की है। खैर मैंने विजय की बात बहुत बहसबाजी नहीं की और सो गई। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थी कि आखिर वह मना क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम है, ऐसा क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं छत पर टहल रही थी तो मैंने देखा कि हमारे पड़ोसन की औरत जो छत के नीचे खड़ी हुई कुछ बातें कर रही थी। उनकी बातें साफ मेरे कानों में आ रही थी। उनमें से एक औरत कह रही थी कि कल तो घनश्याम की बेटी गायब हो गई और हो सकता है कि वो भी मेहंदी लगाकर घर से बाहर गई होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं गौर से उनकी बातें सुनने लगी। तभी उनमें से एक औरत बोली कि हाँ, जब इन लोगों को पता है कि मेहंदी लगाकर बाहर नहीं जाना तो फिर जाते ही क्यों हैं, अब उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह लोग चली गई। अब मेरे मन में यह सवाल छोड़ गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेहंदी लगाने के बाद घर से बाहर जाना, यूँ गांव में किसी भी लड़की गायब होना और फिर उनका अंजाम भुगतना। यह कैसी बातें कर रही थी। खैर मैं झट से नीचे आई और सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। मैंने सारी बातें उनसे कह डाली। तभी मेरी सास कहने लगी कि बेटा हमारे इस गांव में बहुत पहले से यह सब हो रहा है। जो भी लड़की या बहू मेहंदी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो वह गायब हो जाती है और 2-4 दिनों के बाद उसकी लाश ही मिलती है, क्योंकि पूरे गांव में मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाने के लिए मना कर रखा है। अगर कोई भी मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाता है तो उसका क्या हसरत होता है, उसके जिम्मेदार भी वह खुद ही होता है। इसलिए तो मैंने तुझे मना किया है। तभी मैंने कहा कि हमारे गांव में घनश्याम कौन है जिसकी बेटी गायब हो गई। तभी मेरी सास बोली कि हाँ, वह हमारे घर से कुछ दूरी पर ही उनका घर है, उनकी बेटी गायब हुई है। उनकी बेटी ही नहीं, आज से पहले बहुत सी औरतें इस गांव से गायब हो चुकी है और उनकी लाश मिली है, क्योंकि वह लोग मेहंदी लगाकर घर से बाहर निकलती थी। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि किसी ने कुछ पता नहीं लगाया कि मेहंदी लगाने में ऐसा क्या हो जाता है। तभी मेरी सास कहने लगी कि किसी ने कुछ नहीं पता नहीं लगाया। भला कौन मौत को अपनी माची कहेगा। कि मेरी सास ने कहा कि इन सब बातों को मैं कुछ नहीं रखा, बस तुम इतना ख्याल रखना कि मेहंदी लगाकर कभी घर से बाहर मत जाना। चलो छोड़ो इन बातों को, करने से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर मेरी सास कोई काम में लग गई और मैं सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे मन में यह बातें जरा भी नहीं निकल रही थी कि बार बार मेरे मन में आ रहा था कि पता नहीं वह लड़कियां बेचारी किन हालातों से गुजर रही होंगी। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उनकी मौत ही उन्हें लेकर चली गई। लेकिन आखिर मेहंदी लगाने से ऐसा क्या हो जाता है। एक पल के लिए तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि मुझे भी यह सब पता लगाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि मैं अकेली क्या कर लूँगी, जरूर मुझे विजय का सहारा लेना पड़ेगा। यह सोचकर मैं बैठ गई कि शाम को विजय के आने के बाद मैं उनसे बात करूँगी। फिर मेरे मन में आया कि इतने पढ़े लिखे वो लोग हैं और शहर से भी अच्छे इनके विचार हैं, इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की और इन सब अंधविश्वासों में ऐसे बैठे हैं। घर से कोई लड़की गायब हो जाती है तो उसकी लाश मिल जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यह कैसे ख्यालात हैं। खैर मैं यह सब सोचते सोचते अपने काम में लग गई और शाम को विजय के आने का इंतजार करने लगी। तभी शाम को विजय के आने के बाद मैंने सारी बात विजय को बताई, जो विजय ने मेरे साथ देने से मना कर दिया और बोला कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सीमा तुम जानती हो ना कि मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाने का क्या असर होता है, और तुम यह क्या जिद करके बैठ गई हो। मैं इसमें तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं। तभी मैंने विजय से कहा कि आप मेरे साथ होंगे, सब लोग मेरे साथ होंगे तो इसमें क्या है, आखिर पता तो करें, कब तक इस जुर्म को सहते रहेंगे। भला मेहंदी लगाने से ऐसा क्या हो जाता है, इस चीज़ का पता तो लगाना ही पड़ेगा। खैर मेरे जिद से आगे विजय को झुकना ही पड़ा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ भर दी। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने विचार किया कि हाँ हम हमारे सास ससुर को बिना बताए मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। विजय ने अपने दोस्त को ही बुला लिया और उसने भी इस प्लान में शामिल कर लिया। हम लोग इकट्ठा हो गए और प्लान बनाया कि वह लोग छुपकर कहीं बैठ जाएंगे और मैं मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाऊंगी। फिर दूसरे दिन जब मेरे सास ससुर सो जाएंगे, उसके बाद विजय और उनके दोस्त घर के बाहर बने गार्डन में कहीं छुप कर बैठ गए और मैंने अपने दोस्तों को हाथों को अच्छी तरह से मेहंदी लगा लिया और उसके बाद घर से बाहर चली गई। घर से बाहर कुछ देर तक मैं खड़ी रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी ही देर इंतजार करती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं जाने लगी तो मैंने देखा कि एक काले कपड़े में मुंह को ढके हुए एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे मुंह के आगे हाथ रखते हुए मुझ पर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है। तभी विजय और उनके दोस्त वहाँ पर छुपे होते हैं, वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़कर जब उसके चेहरे से बांधा काला कपड़ा हटाते हैं तो हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारा नौकर रामू ही था। मेरे पति के रामू को एक थप्पड़ मारते हुए वहीं पर गिरा दिया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग आने के बाद मेरे सास ससुर ने पहले को मुझे डांटा और तुम्हें क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर यह सब देखते हुए वह अपना गुस्सा शांत करके पूरी बात को सुनने लगे। तभी रामू कहने लगे कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ शादी भी कर ली, लेकिन मैं हर रोज़ अपने आशिक से मिलने जाती थी और मेहंदी लगा कर ही जाती थी क्योंकि उसकी आशिक को मेहंदी बहुत पसंद थी। जब मुझे यह बात पता चली तो मेरे दिमाग में यह बात पूरी तरह से घुस गई और मेरा गुस्सा मेरे पागलपन में बदल गया। उसके बाद मैंने उसे मार दिया और उसके बाद से मेरे मन में शक पैदा हो गई कि जब भी कोई लड़की मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाएगी तो मुझे मेरी पत्नी की छवि दिखाई देगी और मुझे ऐसा ही लगेगा कि वह ज़रूर कुछ गलत काम करने के लिए जा रही है, वह धोखा कर रही है। इसलिए मैं उस लड़की को वहीं पर मार देता हूँ और कुछ दिनों के लिए कहीं छुपा देता हूँ और 2-3 दिन के बाद उसकी लाश को जिनकी लड़की होती है उसके घर के आगे रखाता हूँ। यह सब किसी को पता नहीं चलता है। खैर और सबके मन में यही होता है कि यह एक भूत प्रेतों का काम है और अंधविश्वास में पड़े लोग इस चीज़ का पता नहीं लगाते। इस तरह से हम लोगों के रामू की बात सुनने के बाद दिमाग में आया कि फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और रामू को एक अच्छे पागल खाने में भर्ती करवाया क्योंकि उसके दिमाग में जो पागलपन भर गया था इसका इलाज कराना भी ज़रूरी था। उसका इलाज होने के बाद रामू को सज़ा सुनाई गई और सब लोग अपने अपने घरों में आ गए। अब तो एक रोज़ मैं बैठी मन में यही सोच रही थी, अगर मैं हिम्मत ना करती तो शायद पता नहीं कितनी और लड़कियों इस चीज़ का शिकार हो जाती। लेकिन अब उनके बीच मुझे रामू पर भी दया आ गई कि उसने एक लड़की की बेहद प्यार किया और उस लड़की ने उसके साथ ऐसा धोखा किया तो उसका प्यार एक पागलपन में अंदर बदल गया। खैर मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने जो किया है वह बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी मासूम और इंसाफ दिलाया और कितने और जुर्म होने से बचा लिए। धन्यवाद।